हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबका जीनियस एकेडमिक क्लासेस में, जो कि आईआईटी, नीट फाउंडेशन, सीयूईटी, टीजीटी और पीजीटी को फोकस करता है। आज हम लाए हैं अपडेट आपके लिए एलटी ग्रेड टीजीटी बायोलॉजी के बारे में, जिसमें हम जूलॉजी के सिलेबस के बारे में बात करेंगे और बॉटनी के सिलेबस के बारे में बात करेंगे। आप फॉर्म सिंपली भर सकते हैं। फॉर्म में बेसिक डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है। ओटीआर पहले आपको करना है फर्स्ट स्टेप में, देन आपको फॉर्म को कंप्लीट करना है और उसमें 10th की मार्कशीट जो है वो आप लगा सकते हैं, वो सफिशिएंट है, उतना ही पूछा गया है। तो फॉर्म जल्दी से भर दीजिए और ये मौका जाने न दीजिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको अपडेट मिलते रहें। तो हम स्टार्ट करते हैं एलटी ग्रेड बायोलॉजी के जूलॉजी सिलेबस के बारे में। एलटी ग्रेड जो है बेसिकली उसमें जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो बायोलॉजी से अगर आप फिल करते हैं तो आपका जूलॉजी और बॉटनी जो सब्जेक्ट है वो बेसिकली फर्स्ट ईयर बैचलर में या सेकेंड ईयर बैचलर में दोनों कहीं ना कहीं होना चाहिए। यानी हम ये कहें कि ओवरऑल बीएससी में आपका ये सब्जेक्ट होना चाहिए जूलॉजी बॉटनी, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। क्योंकि थर्ड ईयर में आपको पता है अगर आप केमिस्ट्री लेते हैं और जूलॉजी लेते हैं, क्योंकि कॉम्बिनेशन जो है वहाँ पर चेंज करना पड़ता है, तो कुछ लोग क्या करते हैं जूलॉजी बॉटनी ले लेते हैं, कुछ लोग जूलॉजी केमिस्ट्री ले सकते हैं, या फिर जैसे सब्जेक्ट में वेरिएशन होता है उस तरह से कर सकते हैं। नाउ यहाँ पर आपके सामने जूलॉजी का सिलेबस दिया हुआ है। जूलॉजी के सिलेबस में क्या क्या चीज़ आने वाला है, हमें जो तैयार करना है एलटी ग्रेड एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर दिया है प्रिंसिपल ऑफ टैक्सोनॉमी, कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज़ एंड सब स्पीसीज़, ठीक है। यानी हमें बेसिकली टैक्सोनॉमी के बारे में पढ़ना है, स्पीसीज़ के कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ना है, सब स्पीसीज़ के बारे में पढ़ना है। दूसरा बायनोमियल नोमेनक्लेचर जो कि कैरोलस लिनियस ने दिया था उसके बारे में पढ़ना है। सेकंड पॉइंट क्लासिफिकेशन एंड जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फॉलोइंग फाइला, इसके बारे में पढ़ना है। जैसे कि आप लोग ने पढ़ा होगा जब हम बात करते हैं प्रोटोजोआ के बारे में, पॉरीफेरा, निडेरिया, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केलमेंथीज, एनलीडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकानोडर्मेटा एंड कॉर्डेटा, ये सब का सब जो है एनसीईआरटी में मेंशन है। एनसीईआरटी क्लास 11th में एनिमल किंगडम के नाम से चैप्टर है, एनिमल किंगडम के नाम से जो चैप्टर है उससे आप ये सब कवर कर सकते हैं, ठीक है। नाउ जर्नल ऑर्गेनाइजेशन एंड लाइफ हिस्ट्री ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वेरियस फाइला, जैसे कि प्रोटोजोआ के बारे में आप पढ़ सकते हैं। प्रोटोजोआ बेसिकली इसको क्लासिफिकेशन में हम लोग जब रखते हैं तो हम इसको प्रोटिस्टा के अंदर रखते थे। कहाँ रखते थे? प्रोटिस्टा में। तो वहाँ पर आप जाके प्रोटोजोआ के बारे में पढ़ सकते हैं। एंटमीबा, हिस्टोलिटिका, यूग्लिना, प्लाज्मोडियम, पैरामीशियम के बारे में आप वहाँ पर पढ़ सकते हैं। नाउ एनिमल किंगडम में आप पॉरीफेरा के बारे में पढ़ सकते हैं। पॉरीफेरा में ल्यूकोसोलेनिया, जो कि एनसीईआरटी में अभी नहीं लिखा है, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा कि पढ़ते समय आप ध्यान दीजिएगा क्योंकि टीजीटी में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाँ, नीट अगर आप दे रहे हैं तो उसके लिए अलग सिलेबस है, जबकि यहाँ पर आप टीजीटी अगर दे रहे हैं तो उसका सिलेबस अलग है। तो ल्यूकोसोलेनिया के बारे में पढ़ना होगा आपको। और फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस जैसे कि स्पॉन्जिला है, साइकॉन है, इनके बारे में थोड़ा बहुत देख लीजिएगा। सिलेबस में आपके साइकॉन दिया है, ये भी ध्यान दीजिएगा। निडेरियंस में हाइड्रा है, ऑरेलिया है, ओबेलिया है, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। टीनोफोरंस में जैसे कि प्लूरोब्रैंकिया आता है। प्लैटीहेल्मिन्थीज में फैसियोला और टीनिया के बारे में पढ़ लीजिए। एस्केलमेंथीज में स्कैरिस के बारे में पढ़ लीजिए। एनलीडा में नेरिस के बारे में पढ़ लीजिए। उसके बाद फर्दर नेरिस के बारे में पढ़ लीजिएगा। इसमें बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन एक्वेटिक है, कौन एक्वेटिक नहीं है, कौन फ्रेश वाटर है, कौन मैराइन वाटर है। फेरिटीमा पास्तुमा के बारे में पूछा जा सकता है। इंडियन अर्थवर्म, हिरोडेनेरिया, लीच के बारे में पूछा जा सकता है। यहाँ पर आर्थ्रोपोडा जिसे इंसेक्ट कहते हैं, सबसे लार्जेस्ट फाइलम है, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कॉकरोच हो गया जैसे मस्का डोमेस्टिका, हाउस फ्लाई हो गया, ठीक है। मॉस्किटो के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और मॉस्किटो के क्वेश्चन दो जगह पे आ सकते हैं, प्रोटोजोआ में भी आ सकते हैं और यहाँ पर भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। नाउ मोलस्का की बात करें तो यूनियो एंड पाइला के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। इकानोडर्मेटा, इसमें सिमेट्री का बहुत क्वेश्चन बनता है, ठीक है। स्टारफिश हो गया जैसे। कॉर्डेटा में हमें हर्डमनिया पढ़ना है, ठीक है। अच्छा, कॉर्डेटा में जो हर्डमनिया आप पढ़ते हैं, हर्डमनिया और एम्फियोक्सिस, ये सब के सब बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। स्कॉलियोडॉन हो गया, राना हो गया, यूरोमेस्ट्रिक हो गया, कोलम्बा हो गया, रैबिट हो गया, ये सब के सब किसमें? कॉर्डेट्स में पढ़ते हैं। नाउ अगला हेडिंग है हमारा ब्रीफ नॉलेज ऑफ प्रोटोजोआ एंड डिजीज़। प्रोटोजोन्स डिजीज़ के बारे में ब्रीफ नॉलेज आपको जानना जरूरी है और उसके डिजीज़ के बारे में। नाउ पॉलीमॉर्फिज्म देखने को मिलता है निडेरियंस में। जैसे कि अगर एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं ओबेलिया। ओबेलिया जिसने सबको साथ में ले लिया उसका नाम क्या पड़ गया? ओबेलिया। तो ओबेलिया जो है उसमें पॉलीमॉर्फिज्म देखने को मिलता है, जैसे कि पॉलिप है, मेडूसा है और ब्लास्टोस्टाइल कंडीशन देखने को मिलती है। हेलमिन्थ्स की बात करें,
हेलमेंथिक डिजीज़ हो गया आपका, अदर डिजीज़ हो गए, ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि स्कैरिस से होने वाला डिजीजेस, ठीक है, वो देखने को मिलता है। हार्मफुल एंड बेनिफिशियल इंसेक्ट भी पढ़ने हैं जो कि आर्थ्रोपोडा में दिए हुए हैं, कौन कौन से हार्मफुल इंसेक्ट हैं हमारे लिए जो बेसिकली बेनिफिशियल नहीं है हमारे क्रॉप के लिए, उनके बारे में। पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस स्नेक के बारे में जानना जरूरी है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ मैमल्स। तो हम ये कहें कि ओवरऑल जो है थर्ड पॉइंट है वो एनिमल किंगडम को डिस्क्राइब करता है। तो ये पूरा टॉपिक आपको एनिमल किंगडम क्लास 11th एनसीईआरटी बायोलॉजी में मिल जाएगा। नाउ प्रोकैरियोट्स की बात करें, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स की बात करें, तो यहाँ पर भी ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स क्या होती हैं, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल्स के बारे में, फंक्शन ऑफ सेल्स, सेल ऑर्गेनल के बारे में, टाइप ऑफ क्रोमोसोम के बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ जीन एंड जेनेटिक कोड, ठीक है, ये भी ध्यान देना। आप माइटोसिस एंड मियोसिस का डिफरेंस भी आपको पढ़ना है। नाउ 6 पॉइंट यहाँ पे है मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टीएच मॉर्गन ने लिंकेज जो टर्म दिया था उसके बारे में पढ़ना आपको जरूरी है। क्रॉसिंग ओवर के बारे में पढ़ना है, यूजेनिक्स पढ़ना है, ऑर्गेनिक इवोल्यूशंस पढ़ना है, जो कि हम एनसीईआरटी अगर क्लास 11th में जाते हैं तो हमें एनसीईआरटी में जब हम जाते हैं, एनसीईआरटी में क्लास 11th में क्लास 12th में सॉरी, तो वहाँ पे ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के बारे में हम देखते हैं, ठीक है। एविडेंस ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन देखते हैं, ठीक है। केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी भी पढ़ते हैं, थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, लैमार्कियन थ्योरी पढ़ते हैं, नियो लैमार्किज्म, डार्विज्म, नियो डार्विज्म थ्योरी हम पढ़ते हैं, प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं, म्यूटेशन के बारे में पढ़ते हैं, इवोल्यूशन थ्रू द एजेस और इवोल्यूशन ऑफ मैन। तो ये सिलेबस हमारा सारा का सारा जो टॉपिक कवर हो रहा है ये इनहेरिटेंस वाले चैप्टर, यानी हम बात करें तो जो हमारी जेनेटिक्स है, जेनेटिक्स क्लास 11th प्लस यहाँ पे इवोल्यूशन, ये 2 चैप्टर यहाँ से कवर करते हैं, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा कि 2 चैप्टर में आपको ये सफिशिएंट नॉलेज इसके लिए मिल जाएगा। नाउ आगे बढ़ते हैं यहाँ पर टॉपिक में। 7th टॉपिक में यहाँ पे आपको इकोलॉजी कवर करना है। इकोलॉजी भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इकोलॉजी से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। जब आपने पीजीटी के एग्जाम दिए होंगे, टीजीटी के एग्जाम दिए होंगे, तो वहाँ पर इकोलॉजी से मैक्सिमम क्वेश्चन आने के चांस होते हैं, ठीक है। तो इकोलॉजी में क्या है, कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम के बारे में आपको जानना है, मेजर इकोसिस्टम के बारे में जानना है, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन के बारे में जानना है। एलिमेंट्री नॉलेज आपको चाहिए किसके लिए, बेसिकली डाइजेशन, रिस्पायरेशन, यानी हम कह सकते हैं फिजियोलॉजी की बात करते हैं, ह्यूमन फिजियोलॉजी में ये सब मिल जाएगा आपको। ब्लड एंड सर्कुलेशन के बारे में आपको पढ़ना है, एक्सक्रीशन के बारे में पढ़ना है, नर्व कंडक्शन के बारे में पढ़ना है, मसल कॉन्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ना है, एंडोक्राइन ग्लैंड एंड देयर फंक्शन, यानी हम ये कहें कि ये सारा का सारा पोर्शन आपको कहाँ मिलेगा, ह्यूमन फिजियोलॉजी। तो कुल मिला के हम ये कहें कि ये जो सिलेबस है ना, ये आपका क्लास 11th और 12th का ही है। नीट में जो क्वेश्चन आते हैं वैसा ही सिलेबस है, बस आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ना है, थोड़ा क्वेश्चन का एनालिसिस करना है कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, पीवाईक्यूज देखने हैं ना, उसके आसानी से आपका सिलेबस ये कवर हो जाएगा। किसी ने 11th 12th अच्छे से पढ़ा है या पढ़ाया है तो उसका सिलेबस भी कवर हो जाएगा। तो ना अगले पॉइंट में आता है यहाँ पे 9th जो है टॉपिक हमारा, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन, लिपिड, एंजाइम्स एंड हार्मोन्स। ये चैप्टर जो है हमारा बायोमॉलिक्यूल्स है। कैसा है, बायोमॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल्स में अगर आप जाएंगे तो ये सारा का सारा टॉपिक जो है आपको देखने को मिल जाएगा। वहाँ पर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड और यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड, एंजाइम्स और हार्मोन के बारे में सारा का सारा पॉइंट वहाँ पे दिया है। माइक्रोमॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, एंजाइम्स कैसे काम करते हैं, उनके बारे में यहाँ पर पूरा सिलेबस दिया हुआ है। नाउ यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो टॉपिक नंबर 10 है, सॉरी, गैमेटोजेनेसिस, टाइप्स ऑफ एग एंड क्लीवेज, किस टाइप के एग होते हैं और उनमें क्लीवेज कैसे होता है, जैसे होलोब्लास्टिक, मीरोब्लास्टिक, ऐसे क्लीवेज के बारे में पढ़ना है जब बेसिकली डिफरेंशिएशन होता है। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बारे में आपको जानना है, यहाँ पर एम्फियोक्सिस के बारे में, फ्रॉग के बारे में और चिक के बारे में। एक्चुअली ये सिलेबस से बाहर ही रहता है नीट में जब हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन अगर हम टीजीटी और पीजीटी के लिए बात करते हैं तो वहाँ पर फ्रॉग और चिक्स जो है वो देखने को मिलता है। प्लेसेंटल मैमल्स के बारे में हम जान सकते हैं, और जैसे कि आपने ऑस्ट्रेलियन मैमल्स के बारे में सुना होगा उस तरह से। तो ये सिलेबस जो है हमारा जियोलॉजी का है। नाउ 11 टॉपिक यहाँ पे क्या है, जियोग्राफी के बारे में पढ़ना है, जियोग्राफिकल रिलिम्स के बारे में पढ़ना है और देयर कैरेक्टरिस्टिक इन फौना, यानी हम दोनों प्लांट के बारे में पढ़ सकते हैं, उनकी जियोग्राफी के वाइड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ सकते हैं, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन किया है प्लांट, किस तरह से देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो है पूरा पोर्शन जो है ये जूलॉजी का कंप्लीट होता है। टॉपिक की अगर बात करते हैं तो बॉटनी टॉपिक में क्या क्या सिलेबस है ये भी देख लेते हैं एक बार। बॉटनी में जो सिलेबस सबसे पहले मेंशन है उसमें दिया है आपका वायरसेस। क्या दिया है, वायरसेस के बारे में, जैसे कि डेफिनेशन आपको पढ़ना है, नेचर इसका पढ़ना है, ट्रांसमिशन कैसे होता है टीएमबी का मतलब टोबैको मोज़ेक वायरस, बैक्टीरियोफेज। अच्छा, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसके क्या आते हैं, ये इनमें कौन सा जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, कैसा जेनेटिक मटेरियल क्या पाया जाता है, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो आप अगर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो मैं ये सारे के सारे टॉपिक जो है आपको यूट्यूब पे फ्री लेक्चर में पूरा प्रोवाइड करूँगा, और मैंने सारा का सारा टॉपिक आपको पढ़ा देना है, ठीक है। बहुत कम समय में मैं इसको सारा कंप्लीट कर दूँगा। वायरस के बारे में भी आपको पढ़ना है, ठीक है, प्रियॉन्स के बारे में भी पढ़ना है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ वायरसेस के बारे में भी आपको जानना
जानना बहुत ज़रूरी है। नाउ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस यानी वायरसेस का क्या क्या रोल होता है, कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग में जैसे वायरसेस का यूज़ किया जा सकता है तो वहाँ पर भी इसका रोल पढ़ना है। बैक्टीरिया के बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है, बैक्टीरिया सेल के बारे में जानना जरूरी है, न्यूट्रिशन कैसे लेता है, रिप्रोडक्शन कैसे करता है, और उसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में बहुत ज़्यादा जानना ज़रूरी है। अच्छा, अगर आप बात करें इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की, तो जब हम माइक्रोब्स चैप्टर पढ़ते हैं क्लास 12th एनसीईआरटी में, तो वहाँ पर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस दिए हैं, वो हम थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं। फंजाई की बात करते हैं तो जनरल कैरेक्टर्स, स्ट्रक्चर, न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फंजाई, क्लासिफिकेशन, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ डिफरेंट क्लास, जैसे कि आप अलग अलग फंगस पढ़ते हैं, फाइकोमाइसीट्स, एस्कोमाइसीट, बेसिडियोमाइसीट्स और ड्यूट्रोमाइसीट्स के बारे में जब आप पढ़ते हैं तो वो कहीं ना कहीं क्वेश्चन बनते हैं। नाउ स्ट्रक्चर एंड लाइफ साइकिल ऑफ राइजोपस, पाइथिनियम अल्बिगो और अस्परजिलस, एगेरिकस, पक्सिनिया, अस्ट्रेगो एंड अल्टरनेरिया, ये सारा का सारा जो है पहले सिलेबस आपको एनसीईआरटी अगर किसी के पास पुरानी है तो ये सब कुछ मेंशन है, आप पढ़ सकते हैं। अगर नहीं मेंशन है तो डॉक्टर MP कौशिक आप पढ़ सकते हैं और रमेश गुप्ता से ये कवर कर सकते हैं। ठीक है, ये मैं एक बुक रिकमेंड कर रहा हूँ जो काफ़ी अच्छी बुक है। नाउ एल्गी के बारे में, एल्गी में आपको जैसे अलग अलग टाइप की एल्गी पढ़नी है, ठीक है, ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी, उसके बारे में तो अलग अलग टाइप की एल्गी, क्लासिफिकेशन उसका हो गया, जर्नल उसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानना है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में जानना है, ठीक है, अलग अलग जैसे एल्गी की बात करते हैं, एल्गल पिगमेंट के बारे में जानना है, जैसे कि कंपोनेंट क्या पाए जाते हैं, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पढ़ना है एल्गी का, कैसे यूज़ किया जाता है, स्ट्रक्चर एंड लाइफ साइकिल ऑफ क्लेमाइडोमोनास पढ़ना है, वॉलवॉक्स पढ़ना है, ओइडोगोनियम पढ़ना है, वाउचेरिया पढ़ना है, कारा, एक्टोकार्पस, ब्रैकियोस्पर्मम पढ़ना है, पॉलीसाइफोनिया पढ़ना है, बीजीए पढ़ना है, नॉस्टॉक और एनाबीना जिसमें नाम आते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी में, ये सारे पॉइंट पढ़ने हैं। लाइकेंस के बारे में भी आपको थोड़ा बहुत जानना है, नेचर, टाइप्स, स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शन एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में जानना है। नाउ यहाँ पर ब्रायोफाइट्स की बात करें, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, क्लासिफिकेशन, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ डिफरेंट क्लास, जैसे कि रिप्रोडक्शन एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में भी पढ़ना है ब्रायोफाइट्स के बारे में। तो अगर हम ये टॉपिक की बात करें तो सारा सारा टॉपिक हमको प्लांट किंगडम और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में दोनों मिल सकता है। यानी अगर हम बात करें प्लांट किंगडम और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में भी ये सारा टॉपिक आपको देखने को मिल जाएगा। रिक्सिया है, मार्केंशिया है, एंथोसिरोस है और फ्यूनेरिया, ये सारे टॉपिक जो है देखने को मिल जाएंगे। टेरिडोफाइट्स, जैसे हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं ना, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, तो उसमें हम लोग कहते हैं मोनरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया, है ना। तो उसी तरह से है प्लांटी जब पढ़ते हैं तो उसमें एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म हम पढ़ते हैं, तो उसी का ये सिलेबस पूरा यहाँ पे मेंशन हुआ है। ठीक है, टेरिडोफाइट्स की बात करें, जनरल कैरेक्टरिस्टिक, क्लासिफिकेशन, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासेज, स्टीलर सिस्टम एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ टेरिडोफाइट्स, पॉइंट यहाँ से पूछे जा सकते हैं। स्ट्रक्चर एंड साइकिल ऑफ लाइकोपोडियम के बारे में यहाँ पे पूछा जा सकता है, सेजनेला के बारे में पूछा जा सकता है, इक्विसिटम के बारे में पूछा जा सकता है, मार्सिलिया के बारे में पूछा सकता है, हेट्रोस्पोरी एंड सीड हैबिटेट के बारे में भी यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नाउ जिम्नोस्पर्म, यानी हम ये कहें सिंपल भाषा में तो प्लांट किंगडम जो है यहाँ पर पूरा का पूरा आपको अच्छे से तैयार करना है कि अगर आपने प्लांट किंगडम तैयार कर लिया तो हो सकता है आपका सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि प्लांट किंगडम ही सबसे ज़्यादा रोल प्ले करता है, बॉटनी का पार्ट ही सबसे ज़्यादा रोल प्ले करता है सिलेक्शन लेने में। नाउ आगे बढ़ते हैं जिम्नोस्पर्म में। तो जिम्नोस्पर्म में हम लोग ने देखा है जैसे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एफिनिटीज़, लाइफ साइकिल, क्लासिफिकेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स एंड डिफरेंट क्लास, डिस्ट्रीब्यूशन एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। स्ट्रक्चर एंड लाइफ साइकिल ऑफ साइकस, स्पाइनस एंड इफाइड्रा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। ये PGT जो 2020 या 21 के आसपास हुआ था उसमें भी क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। प्लेनो बॉटनी में फॉसिल्स के बारे में हम पढ़ना है। ठीक है, पैलियो बॉटनी में फॉसिल्स के बारे में पढ़ना है, फॉसिलाइजेशन के बारे में पढ़ना है, जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बारे में पढ़ना है एंड इट्स इंपॉर्टेंट। जियोलॉजिकल टाइम स्केल ये है कि जैसे कि कोई जो प्लांट का भी इवॉल्व हुए, एनिमल का भी इवॉल्व हुए, किस पीरियड में बेसिकली हुए, उसके बारे में हमें यहाँ पर जानना जरूरी है। तो अगर आपको इस टॉपिक में कहीं दिक्कत आ रही है तो वो आप इवोल्यूशन में जाके पढ़ सकते हैं। कहाँ पे जाएंगे? इवोल्यूशन में आपका ये सब का सब मेंशन है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नाउ टैक्सोनॉमी की बात करते हैं ऑफ एंजियोस्पर्म में, तो यहाँ पे बायनोमियल नोमेनक्लेचर जो है बेंथम एंड हुकर का सिस्टम जो है वो भी पूछा जा सकता है, क्लासिफिकेशन सिस्टम। उसके बाद इंपॉर्टेंट बोटेनिकल गार्डन एंड हार्बेरिया के बारे में पूछा जा सकता है। उसके बाद डिस्टिंग्विश फीचर्स ऑफ रेनकुलेसी, पेबिएसी, ब्रेसिकेसी, मालवेसी, फेबिएसी, रोसिएसी, कुकुरबिटेसी, एपिएसी, एस्ट्रेसी, रुबिएसी और एपोसाइनेसी, सोरेनेसी, एंथासिएसी, ये सारी की सारी जो है फैमिलीज़ हैं। इन फैमिलीज़ को आपको देखना ज़रूरी है। काफ़ी वाइड सिलेबस दिया हुआ है, काफ़ी बहुत बड़ा ये सिलेबस है। आपको लग रहा है कि बहुत छोटा है, लेकिन ये सिलेबस पढ़ने में बहुत टाइम लगता है। काफ़ी ज़्यादा फैमिलीज़ हो गई हैं, सारी फैमिलीज़ यहाँ पे मेंशन कर दी गई हैं। एनाटॉमी की बात करते हैं, ऑफ एंजियोस्पर्म की बात करते हैं तो उसमें टिश्यू एंड टिश्यू सिस्टम के बारे में पढ़ना है, और एनोमेलस सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ना है, एनाटॉमी ऑफ रूट पढ़ना है, स्टेम पढ़ना है, एनाटॉमी ऑफ टीनोस्पोरा रूट पढ़ना है। ठीक है, जैसे
ड्रेसिनिया स्टेम पढ़ना है, बिग्नोनिया स्टेम पढ़ना है, और ये सारे के सारे पॉइंट यहाँ पे पढ़ना है। इकोनॉमिक बॉटनी में अगर हम बात करें तो टिम्बर, फाइबर्स, ऑयल, मेडिसिनल ब्रेवेजेस, स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट्स, यील्डिंग प्लांट के बारे में पढ़ना है। एम्ब्रियोलॉजी में बात करें तो स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, माइक्रो स्पोरोजेनेसिस, ये आपको कहाँ मिलेगा? आपको ये सेकंड चैप्टर मिलेगा क्लास 12th में। क्लास 12th की जब आप NCERT उठाते हैं, NCERT, तो वहाँ पर सेकंड चैप्टर जो मेंशन है वो कहीं ना कहीं आपको ये सारे के सारे जो पॉइंट्स है देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, मेगा स्पोरेंजियम, डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एम्ब्रियोसैक, पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट एंड एंडोस्पर्म। नाउ एम्ब्रियो डेवलपमेंट, पार्थिनोकार्पी मतलब विदाउट फर्टिलाइजेशन अगर फ्रूट का फॉर्मेशन हो जा रहा है, एपोमिक्सिस है, पॉलीएम्ब्रियोनी, एक से ज़्यादा सीड प्रेजेंट है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। साइटोलॉजी में अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल विद देयर टिपिकल सेल ऑर्गेनल, सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल। अगर साइटोलॉजी की बात करें तो जूलॉजी और बॉटनी में दोनों में कहीं ना कहीं ये मेंशन है। जेनेटिक्स की बात करते हैं तो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम का एब्रेशन, ठीक है, पढ़ते हैं। ब्लरनेस जो पढ़ते हैं, एब्रेशन, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ना है, जीन इंटरेक्शन पढ़ना है, लिंकेज पढ़ना है, क्रॉसिंग ओवर पढ़ना है, म्यूटेशन एंड पॉलीपोलाइडी पढ़ सकते हैं आप। ठीक है, अलग अलग टाइप के एनोपोलाइडी, पॉलीपोलाइडी, ये अलग अलग टाइप के देखने को मिलता है। प्लांट फिजियोलॉजी की बात करें तो वाटर एब्जॉर्प्शन, एसेंट ऑफ सैप, ट्रांसपायरेशन, मिनरल न्यूट्रिशन एंड डिफिशियंसी, फोटोसिंथेसिस, रिस्पायरेशन, फाइटोहार्मोन्स, फर्टिलाइजेशन, सीड जर्मिनेशन एंड डोरमेंसी, नाइट्रोजन साइकिल एंड फोटो पीरियड। ये सारा का सारा बॉटनी का पोर्शन जो है आपका, इस सिलेबस जो है बहुत ही वाइड सिलेबस है, लेकिन आपको 11th-12th की NCERT पे फोकस करके रखना है और आपका ये पेपर जो है सॉल्व हो जाएगा। बट ये आप ध्यान दीजिएगा कि इसमें कन्फाइंड मत रहिएगा, वाइड सिलेबस, इसलिए वाइड स्टडी भी होनी बहुत ज़रूरी। एट लास्ट यहाँ पर और कुछ पॉइंट्स दिए हैं, जैसे कि बायोकेमिस्ट्री पोर्शन की अगर चलते हैं तो क्लासिफिकेशन, प्रॉपर्टीज, बायोलॉजिकल रोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड एंड एंजाइम। तो आप देख रहे हैं कि बायोकेमिस्ट्री जो टॉपिक दिया जरूर है, लेकिन ये है क्या? बायोमॉलिक्यूल अगर आप देखें तो जूलॉजी और बॉटनी दोनों जगह पे दिया है। तो ठीक है, दो बार आप नहीं देखेंगे, जब पढ़ेंगे तो एक ही बार में कवर कर लेंगे। एनवायरमेंटल बॉटनी की बात करें तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स, सॉइल कंजर्वेशन, इकोलॉजिकल एडाप्टेशन इन प्लांट्स, इकोलॉजिकल पिरामिड, फूड चेन, फूड वेब, ठीक है, इकोसिस्टम, प्लांट एडाप्टेशन इन प्लांट्स, इकोलॉजिकल पिरामिड, फूड चेन, साथ में पॉल्यूशन, plant communities and biodiversity, in situ and ex situ conservation of endangered और vulnerable disease। प्लांट फिजियोलॉजी अगला टॉपिक है हमारा, प्लांट फिजियोलॉजी। इसमें जनरल सिम्टम्स ऑफ बैक्टीरिया, फंगल एंड वायरल डिजीज के बारे में पढ़ना है। ये जो टॉपिक एनवायरमेंटल बॉटनी है, ये कहीं ना कहीं जूलॉजी में भी मेंशन है, तो आप दोनों को साथ में ही पढ़ेंगे। फंगल एंड वायरल डिजीज, डिफरेंट मेथड ऑफ प्लांट डिजीज एंड कंट्रोल भी पढ़ना है आपको। सिम्टम्स पढ़ना है, डिजीज लाइफ साइकिल एंड कंट्रोल, मेजर्स ऑफ ब्लाइट of potato, early blight of potato, white rust of cruciferous, black rust of wheat, loose smuts of wheat, citrus canker, little leaf of brinjal। ये डिफरेंट टाइप की प्लांट के डिजीजेज हैं जो देखने को मिलते हैं डिफरेंट प्लांट में, उनके बारे में पढ़ना है। कौन कॉज करता है, कॉस्टिव एजेंट क्या है, और ये होता कैसे है, और किस मौसम में होता है, ये सब थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। बायोटेक्नोलॉजी जो है एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग में इंपॉर्टेंस ऑफ इन ह्यूमन वेलफेयर में भी पढ़ना है, जैसे कि माइक्रोब्स का इंपॉर्टेंस क्या है, एल्गी का क्या इंपॉर्टेंस है ह्यूमन वेलफेयर में। वेक्टर्स के बारे में पढ़ना है, जैसे RDNA टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट वेक्टर के बारे में पढ़ना है, यानी ये बायोटेक का पार्ट है। उसके बाद ट्रांसजेनिक प्लांट के बारे में पढ़ना है, टिश्यू कल्चर के बारे में पढ़ना है, पेस्टिसाइड्स के बारे में पढ़ना है, एंड बायो फर्टिलाइजर्स के बारे में यहाँ से आपको पूरा कवर करना है। नाउ लास्ट पॉइंट आता है यहाँ पर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में आपको जीन कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ना है, जेनेटिक कोड्स के बारे में पढ़ना है, जॉर्ज गेमो ने जो दिया था उसके बारे में, न्यूक्लिक एसिड के बारे में, रेप्लिकेशन ऑफ DNA, जीन एक्सप्रेशन एंड रेगुलेशन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं कि ओवरऑल जो सिलेबस है वो बहुत ही वाइड है, आपको तैयारी में अभी से लग जाना चाहिए, और पेपर जो है वो बहुत अच्छा लेवल का होने वाला है, क्योंकि आपको पता है कि फॉर्म जब आता है तो उसके लिए लाखों लोग फॉर्म को अप्लाई करते हैं। तो अगर आपको अच्छा रिजल्ट लाना है और सेलेक्ट होना है इन वैकेंसीज़ में, तो आपको बॉटनी में ज़्यादा फोकस करना ही पड़ेगा, और जूलॉजी को भी आपको बराबर वेटेज लेके चलना पड़ेगा। यानी हम ये कहें कि ओवरऑल सिलेबस आपको मेंटेन करना पड़ेगा। तो अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन पे लिखते हैं कि सर आप इस टॉपिक को पढ़ा दीजिए, तो मैं उन टॉपिक्स के लिए आपके लिए लेक्चर भी बनाऊंगा, इजी नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा। जो मैं पढ़ाता हूं पहले से, मैं ऑफलाइन जो पढ़ा रहा हूं वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पेज पे या फिर आप मुझे फेसबुक पे कहीं भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, तो मैं आपको फर्दर नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा, और आपको पूरा का पूरा चैप्टर भी स्लोली मैं आपका पूरा कोर्स कंप्लीट करा। जुड़े रहें हमारे क्लासेस के साथ, जीनियस एकेडमी क्लासेस को सब्सक्राइब करें, और इस तरह के जो अपडेट्स हैं फॉर्म रिगार्डिंग वो सारे के सारे मिलते रहेंगे, आपको सिलेबस की जानकारी मिलती रहेगी। थैंक यू।